नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है एनसीईआरटी बुक क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 1 मां कह एक कहानी। बच्चों, आज आपकी बुक का पहला चैप्टर अपलोड होने जा रहा है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सारे चैप्टर आपको मिलेंगे इस चैनल पर। चैनल से जुड़े रहिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। आज की आपकी कविता है मां कह एक कहानी। तो बच्चों, ये कविता लिखी किसके द्वारा गई है? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। कुछ मोटी मोटी बातें बताती हूं इस कविता के बारे में। ये जो कविता है ये मैथिली शरण गुप्त की एक पुस्तक है यशोधरा, जिसमें से ली गई है। और यशोधरा थी कौन? महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बच्चों को पता होना चाहिए, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के एक बेटे भी थे, नाम था राहुल। और राहुल जब छोटे थे तभी महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ घर छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए थे। तो यहां पर यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सिद्धार्थ के बचपन की यानी कि उनके पिताजी के बचपन की एक घटना सुना रही है, जिसमें उनके पिताजी कितने दयालु थे इसका वर्णन कर रही हैं। तो बच्चों, जिस तरह आप अपने दादी से नानी से कहानियां सोने से पहले सुनते हो ना, वैसे ही आज राहुल जो है अपनी मां से जिद कर रहा है कहानी सुनाने के लिए। ठीक है, तो यशोधरा कौन है, राहुल कौन है, सिद्धार्थ कौन है, इन तीनों के बारे में जानकारी देने के बाद मैं आपको बता दूं कि इस कविता की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने जा रही हूं, ध्यान से सुनना। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। मां कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो मां और बेटे के बीच में संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है। गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा। और पुत्र थे राहुल। उन दोनों की बातचीत का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जिस तरह छोटे बच्चे अपनी मां से राजा रानी कहानी, राजा की या रानी की कहानी सुनना चाहते हैं, वैसे ही राहुल मां कह एक कहानी एक दिन यशोधरा से कहानी सुनने की जिद करने लगे। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो मां आगे से कहती है, बेटा तूने मुझे क्या अपनी नानी समझ रखा है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कहता मुझसे तो ये दासी कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी। तो यो राहुल है ना, वो क्या कह रही हैं? राहुल उनके बेटे हैं। तो ये राहुल जो है वो कह रहे हैं कि मुझसे तो ये दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। अपनी मां से कह रहे हैं कि तुम भले ही तुम क्या नहीं हो, नानी नहीं हो, लेकिन तुम नानी की बेटी तो हो। तो कह मां लेटी ही लेटी। तो मां लेटे लेटे ही मुझे एक कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, राजा था या रानी, मां कह एक कहानी। तो राहुल कहता है कि मां तुम राजा की या रानी की कोई भी, लेकिन मुझे एक कहानी सुनानी ही पड़ेगी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तात होते पिताजी, उपवन होता है बाग बगीचा। ठीक है, तू है हठी, हठी होता है जिद्दी। तो यशोधरा से जब कहानी सुनने की जिद करने लगे राहुल, तो यशोधरा बोली तू बड़ा जिद्दी है तो तुझे तो कहानी सुनानी पड़ेगी। तो सुन, उपवन में बड़े सवेरे। तो एक दिन तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह बगीचे में क्या कर रहे थे? तात होते पिताजी, भ्रमण करते थे तेरे पिताजी एक दिन सवेरे में बगीचे में टहल रहे थे। ठीक है, उसके बाद अब उपवन के सौंदर्य का वर्णन किया गया। जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी, हाँ मां यही कहानी। सुरभि यहां पर वर्ड यूज किया गया सुगंध के लिए। ठीक है, तो मां कह रही है कि यहां सुरभि मनमानी, कि जहां पर तुम सवेरे बगीचे में तुम्हारे पिताजी टहल रहे थे, उस बाग में मन को मोहने वाली फूलों की सुगंध जो थी वो बह रही थी। तो राहुल इस पर कहने लगे, हाँ मां यही कहानी मुझे सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण होता है रंग बिरंगे, विभिन्न रंगों के। तो उपवन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए मां आगे कहानी को बढ़ाती हुई कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। कि उस बगीचे में भिन्न भिन्न रंगों के फूल खिले हुए थे, जिन पर ओस की बूंदें जो थी वो झिलमिला रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, जिससे क्या हो रहा था? ओस का पानी जो था ना वो पत्तों पर लहराने लगता था।
तो माँ से कहानी सुनने के लिए जब जिद कर रहे थे राहुल, तो माँ ने बताया कि रंग बिरंगे फूल खिले थे उपवन में, उन पे उसकी बूंदें झिलमिला रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे, तालाबों में पानी जो था लहरा रहा था। तो इस पे बेटा बोला, हाँ माँ हाँ, यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, खग होते पक्षी, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद होकर खर शर से। तो आगे क्या कहते हैं कि पक्षी जो है खग, वो कल कल की आवाज करते हुए गा रहे थे। ठीक है, स्वर होता है आवाज, तो पक्षी जो है वो कल कल की आवाज करते हुए उस उपवन में गा रहे थे। सहसा होता है अचानक, एक हंस ऊपर से गिरा, अचानक उसी समय एक हंस नीचे गिरा, बिद होकर खर शर से, बिद होकर नुकीले तीर से घायल होकर। ठीक है, नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस जो है वो नीचे गिरा। बिद होता है तीर से घायल होना। ठीक है, तो बिद होकर खर शर से, कि अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस उसी समय नीचे गिरा। ठीक है, हुई पक्षी की हानि, कहता कि पक्षी के पंख जो थे वो घायल हो गए थे, उसकी हानि हो गई थी। करुणा भरी कहानी, ये कहानी बहुत ही करुणा भरी है, यानी कि दया भरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। अब यहां पर इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि बगीचे के दृश्य का वर्णन करने के साथ साथ कि किस तरह तीर से हंस घायल हुआ, भूमि पर गिरा, उसका चित्रण किया गया सुंदर। ठीक है, तो चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। अब आखेटक क्या होता है? शिकारी। तो इन पंक्तियों में जब एक तीर से घायल हुआ था पक्षी, तो उसके बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चौंक कर उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया, नया जन्म सा उसने पाया। पक्षी को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया हो। अब चौंक कर उठाया किसने? महात्मा बुद्ध ने, है ना। तो चौंक कर उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया और पक्षी को लगा उसने नया जन्म सा पा लिया। इतने में आखेटक आया, थोड़ी देर में शिकारी वहां आ पहुंचा। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। कहता उसे अपने लक्ष्य पर बहुत मान था, घमंड था। ठीक है, कोमल कठिन कहानी, ये कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। तो जब गौतम बुद्ध ने घायल हंस को देखा बच्चों, तो उन्होंने दयापूर्वक उस हंस को उठा लिया और हंस को ऐसा लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया। तो इतने में ही जिस आखेटक को, जिस शिकारी को अपनी बाण विद्या पर घमंड था, उस शिकारी ने आकर उनसे उस घायल पक्षी की मांग की। मांगा उसने, आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी, रक्षी होता है रक्षा करने वाला। तब उसने जो था खग बख्शी, खग बख्शी मतलब खग को खाने वाला। उसी समय शिकारी ने आकर उनसे घायल पक्षी को मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे पिता गौतम बुद्ध उसकी रक्षा करने वाले थे। किसकी? पक्षी की। तो वो कैसे दे देते उसको? तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी। तब शिकारी को वो कैसे हंस दे देते, लेकिन वो शिकारी पक्षी को लेने की जिद करने लगा। तो अब ये जो कहानी है वो किसमें बदल गई? हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बड़ी चली कहानी। कहता अब ये कहानी दोनों की बहस में बदल गई, क्योंकि वो शिकारी पक्षी को लेने की क्या करने लगा? जिद करने लगा ना। तो आखेटक ने घायल पक्षी पर अपना अधिकार जताया, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे और मांस खाने वाला वो व्यक्ति उसे वापस करने की जिद करने लगा। इस तरह यह कहानी आगे बढ़ने लगी। अब आगे क्या हुआ? हुआ विवाद सदे निर्दय में, उबे आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में। हुआ विवाद सदे निर्दय में, कहता दयालु के बीच में और निर्दयी के बीच में क्या होने लगा? विवाद होने लगा, कहा सुनी होने लगी। उबे मतलब दोनों आग्रही थे स्विषय में, और दोनों अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे, तर्क कर रहे थे, बहस कर रहे थे। गई बात तब न्यायालय में, जब बात राज्य के न्यायालय में गई तब सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तब सभी लोगों ने इस कहानी को सुना, समझा, जाना और यह कहानी व्यापक हो गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। तो यशोधरा राहुल से कहती है कि बेटा तू इसका निर्णय कर कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। तू निर्भय मतलब बिना डर के, तू निर्भय होकर बता कि जय हो जिसका, कि किसकी जय होनी चाहिए, किसकी जीत होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी तो न्याय सुन लूं, मैं सुन लूं तेरी बानी, मां मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कि मां मैं क्या बोलूं, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। लेकिन मां ने कहा मैं तुम्हारा भी तो न्याय सुन लूं राहुल। तो राहुल इस पर बोलता है कि मां मैं क्या बोलूं, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। ठीक है, तो दोनों सुन लिया आपने। कवि ने क्या कहा है कि दयालु गौतम थे और निर्दयी शिकारी था, उन दोनों के बीच में घायल हंस को लेकर झगड़ा होने लगा। शिकारी उस हंस को लेना चाह रहा था, गौतम बुद्ध उसकी रक्षा करना चाहते थे। तो दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हुए थे, इसलिए फैसला कराने के लिए यह बात कहां पहुंच गई, न्यायालय कचहरी में चली गई। वहां न्यायाधीश ने उनके झगड़े को सुना तो सभी लोगों को यह कहानी जो थी वो मालूम हो गई। तो गौतम बुद्ध शिकारी के झगड़े को सुनाकर यशोधरा राहुल से पूछने लगी कि बता इस झगड़े में न्याय किसकी सहायता करेगा। तू निडर होकर निर्भय होकर अपनी राय दे कि किसका कार्य सही था, किसका कार्य उचित था। इस पर राहुल ने उत्तर क्या दिया, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। रक्षक क्या होता है, रक्षा करने वाला, भक्षक होता खाने वाला। तो राहुल ने उत्तर दिया कोई निरपराध को मारे, कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारता है तो क्यों अन्य उसे ना उभारे। तो दूसरा उस समय सभी का कर्तव्य क्या होता है, निर्दोष की रक्षा करे। ऐसे रक्षक के ऊपर भक्षक को वारे, उस मारने वाले को निशावर कर देना चाहिए। भाव क्या है कि उस अपराधी का साथ छोड़ देना चाहिए और रक्षा करने वाले का साथ देना चाहिए। क्योंकि न्याय किससे होता है, न्याय दया का दानी, न्याय तो सदा दया से परिपूर्ण होता है, न्याय हमेशा दया से भरा हुआ होता है। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। यशोधरा कहने लगी कि तू सचमुच दयावान है, न्यायी है, तूने वास्तव में कहानी को ठीक से समझ लिया है। क्योंकि अगर कोई अकारण बिना कारण के बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मारने वाले से तो रक्षा करने वाला महान होता है। और न्याय हमेशा किसका पक्ष लेता है, दया का पक्ष लेता है। इस पर मां कहती है कि तुमने कहानी के रहस्य को, मर्म को ठीक से समझा है। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी में बानी, कहानी, पानी, नानी ये सारे समान तुक वाले शब्द हैं। बाकी इस कविता की व्याख्या आपने सुन ली है। कवि का परिचय है यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका अंश मां कह एक कहानी, उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये हमारे राष्ट्र कवि हैं और इनकी रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए जो फेमस है, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। ठीक है, बाकी बुक एक्सरसाइज मिलेगी पार्ट 2 में। आप इस वीडियो को जल्द से जल्द अपनी क्लास के साथ शेयर करें। कविता समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।